आवाज आ रहा है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक। कैसा गया तुम लोग का टेस्ट? अच्छा गया सर। ठीक। अच्छा चलो कंटिन्यू करो। सर अभी शायद सभी आए नहीं। ठीक आने। सर हाँ बोलो। सर वो आपने जो होमवर्क दिया था वो कल डिस्कस करोगे ना? नहीं वो सोच रहा हूँ मैं कल एक ग्राम खत्म करके परसों करूंगा वेडनेसडे। हाँ सर चलेगा। ठीक है सर। हाँ लेकिन आज, हाँ लेकिन तुम लोग को अभी होमवर्क आज भी बहुत बल्क में मिलेगा, ठीक है ना? होमवर्क में बहुत लूज हो गया लास्ट वीक क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट था, तो फिर से अब लगातार बहुत होमवर्क मिलेगा आज से। तो चलेगा स्टार्ट सर। करना, प्रीवियस वाला पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन अब होमवर्क मिलते रहेगा। आज एक दूंगा, कल ग्राम्स तक पूरा खत्म करके फिर वेडनेसडे डिस्कस करेंगे। रेफरेंस बुक में से अभी नहीं दोगे? किससे देंगे? रेफरेंस बुक। ना ना अभी नहीं, पेज बुकलेट में ही बहुत है, पहले रेफरेंस बुक से दूंगा, पहले पेज बुकलेट ही खत्म, उसी में बहुत है, बुकलेट ही में बहुत है अभी क्वेश्चंस। अच्छा चलो आगे बढ़ो, ये लिखो। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर हाउ टू कंपेयर द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ अमोनिया एंड SO2? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ही कर सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है। सर अमोनिया में जो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट होगा और जो बॉन्ड पेयर का होगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, और SO2 में डायरेक्शन अपोजिट है। तो हाँ 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 ये बोल NH3 का सकते ज़्यादा होना चाहिए ना? हैं। SO2 है ना? यस सर। SO2 में डायरेक्शन ऑपोजिट, तो NH3 में भी तो सर हाँ बट लेकिन आंसर में SO2 दे रखा है। ये भी तो इम्पोर्टेंट है, वही तो बोला ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी तो कुछ एक पार्ट हो जाएगा, समथिंग ऐड हो रहा है एक में मान लो S और O का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी तो ऐड हो रहा है, ज्यादा पोलर बॉन्ड है ना। सर ऑलमोस्ट सेम ही है ना डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव? ना ना सेम क्यों बोलेंगे, सेम क्यों बोलेंगे, वही मैंने बोला सर सल्फर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नीचे ही डिफरेंस। आएगा ना ऑक्सीजन के। हाँ लेकिन पोलैरिटी, मान लो कुछ चेंज हो गया, मान लो NH3 वाला वैल्यू दिशा एक एक है, और SO वाला जो है वो भी वैल्यू कितना है, सर कितना है H का 2.1 है और N का 3 है, तो उसमें 0.9 होता है, और S का 3.5 है और S का 2.5 है, तो उसका 1 आता है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। सेम ही आ रहा है इसका। सेम हो जाएगा तब तो कैसे, तो भाई इसको करने तो फिर दिखता हूँ क्लास का, सेम हो जाएगा। तो कहाँ पर आया था क्वेश्चन, इसी में आया था क्या? सर पेनेशिया में एक टेस्ट था उसमें। ओके ओके ठीक है, करो पहले। सर वीके जायसवाल में भी है कैसा कुछ? ओके ठीक है, तो फिर इसको करने दो, देखता हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन पता नहीं तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। ये समझा क्वेश्चन क्या है? कितने परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस में, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 27, जिसका की काइनेटिक एनर्जी E और 0.01 E के बीच में लाई कर रहा है, जहां E का वैल्यू दिया हुआ है kT/2।
अच्छा चलो एक चीज देखते हैं पहले, इसको शायद टफ पड़ेगा तुम लोग के लिए। इधर देखो तुम, क्वेश्चन समझ ध्यान ही दो। नहीं आया। हाँ समझ ही नहीं आया वो, चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन के माध्यम से आंसर तुम ही लोग करना, फिर इसको ध्यान दे। अच्छा स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या था बताओ? dn बाय n किसके बराबर था? 4 पाई n 4 pi 3/2. सर ये फर्स्ट पेज है। हाँ ये फर्स्ट। अच्छा ये क्या देता है बताओ? ये एक्सप्रेशन मुझे क्या देता था याद है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी कहां से कहां लाई करता है, जिनका स्पीड कहां से कहां लाई करता है, u और U plus Plus U Plus du. नहीं है ना? तो ऐसे कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका एनर्जी E और E प्लस DE के बीच में लाई करता है? ये नहीं निकाल सकता हूँ क्या? काइनेटिक एनर्जी का dn फॉर्मूला by क्या n होता हो है? जाएगा. काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बताओ? Half mv square. यही होता है ना, हाफ। चलो U लिए हैं तो हाफ mv, हम भी यही होता है ना, जिसको मैं E लिख रहा हूँ। तो DE क्या होगा? DE बाई DU बताओ क्या होगा? mu mu. ध्यान से थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना? ये बेसिकली हम लोग एडवांस से भी आगे ही जा रहे हो। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या डाउट है? अभी डाउट हो गया, क्या हो गया डाउट में? सर मतलब हाँ ये बोलो। ऊपर जो ई लिखा है वो वाला नहीं है ना? ये तो आपने काइनेटिक एनर्जी को ई खाली लिख दिया। हाँ वो वाला नहीं है, मैं अपना बोल रहा हूँ। कोई काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हूँ, ठीक है? E का वैल्यू हाफ mv स्क्वायर और d बाई डी होगा। इस एक्सप्रेशन में मैं डाल सकता हूं। अच्छा E किसके, अब क्या पूछा जा रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मुझे निकालना हो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी बिटवीन E एंड E प्लस DE। अरे स्पीड क्या था? U एंड U प्लस DU के बीच में इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। मान लो 1 मीटर एंड 2 मीटर पर सेकंड के बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स है, तो 1 मीटर पर सेकंड वाले कुछ एनर्जी होगा ना, हाफ mv स्क्वायर, और 2 मीटर पर सेकंड वाले भी कुछ एनर्जी होगा, हाफ m2 स्क्वायर। तो उनके बीच में ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? अगर वो निकालना हो तो क्या करेंगे? 4 पाई क्या करेंगे? m बाई 2 पाई KT, क्या लिखेंगे? 3/2 इंटू ई टू द पावर ऑफ, या माइनस हाफ mv स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस ई ये लिख सकता हूं इंटू यू स्क्वायर। कितना लिख सकता हूं मैं यू स्क्वायर बताओ? और 2e/m इंटू डी कितना लिख सकता हूं? de by mu. डी बाई एम इंटू यू कितना लिख सकता हूँ? यू ई के टर्म्स में Root e by 2m. चेक करो तो ये लिख सकता हूँ क्या? यस सर। Yes sir. ये एक्सप्रेशन क्या देगा? ये एक्सप्रेशन क्या देगा मुझे? व्हाट विल दिस एक्सप्रेशन गिव? E and दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी बिटवीन E plus de. E प्लस डी। सेम U एंड U का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? काइनेटिक एनर्जी E, और U प्लस DU का है तुम्हारा वो जो E प्लस DE। तो उस रेंज में कितने मिलेंगे? इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो तो क्या बनेगा? इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा? E का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ कितना बताओ, कितना लिखेंगे E का इसको? वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे ना 3/2। हाँ इसको मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, तो देखो तुम लोग ये तो मैथमेटिकली ये कर सकते हो कि नहीं? तुम लोग को ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, और सबको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ये कराइए, बच्चा टाइप काम नहीं, ये आएगा तुम लोग को आराम से। इतना मैथ्स आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए, इतना मैथमेटिक्स आप लोग को आना चाहिए। मैं एक्सप्रेशन सीधा लिख रहा हूँ, ध्यान से करो। ऐसा नहीं कि सर कराइए कितना है, काटो पूरा करो। दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन।
मैं आप सबको 2 मिनट दे रहा हूं, आराम से करो, देखो ये आ रहा है कि नहीं। सर आपने सर n कहाँ से आया? कैसे देखा? कौन सा n कहाँ से आया? 2 pi n। कॉन्सेप्ट? अरे करो ना एक्सप्रेशन, फारिल इसको आगे तो भर, इसको काट तो चीजों को, सिंप्लीफाई करना एक्सप्रेशन को। सर एन उसी में आएगा क्या, आरएचएस में ही आएगा एन? हाँ वो ये सर मैं वो n की बात कर रहा हूँ। हाँ ये करो, देखो ये आएगा, चेक करो तुम सब लोग, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, देखो यही आना चाहिए। और सिंपल हाँ मत बोल देना डर के मारे, करो आराम से आएगा, नहीं होगा तो कराना ही पड़ेगा। बट मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को खुद इतना मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप लोग ये खुद ही कर लो। बोलना आया कि नहीं? सबको आया ये एक्सप्रेशन? एक एम मिनट। और एम कट गया ना, एम और एम कट गया होगा, ध्यान से देखो एम और एम कट गया होगा। अच्छे से करो, ध्यान से करो, आ जाएगा। सर आ गया। आ गया सर एक मिनट। आएगा। हाँ हाँ रुका हुआ करो। जस्ट सिंप्लीफाई दैट एक्सप्रेशन, कुछ नहीं करना है। एम को काटते रहो, एकदम लोएस्ट में सिंप्लीफाई करो, 2 को काटो, यही एक्सप्रेशन आएगा जो लिखा हूं। आ गया सर। आ गया, वेरी गुड। हाँ सर आ रहा है। आ रहा है, बहुत सही। यस आ गया। आ गया। अब से थोड़ा थोड़ा मैं गैप्स छोड़ के आप लोग को बोलूंगा करने, इससे आ मैथ्स गया। भी इंप्रूव होता है, इससे मैथ्स भी इंप्रूव होता है, एकदम आप लोग का कैलकुलेशंस इंप्रूव होते हैं, तो वैसे ही मिस्टेक होगा। मेरे ख्याल से मैं भी कुछ करूंगा तो वही करूंगा जो तुम लोग की हो, एम काटूंगा, दिखाऊंगा, आप बोलोगे यस, तो खुद ही ट्राई करो। अच्छा आगे बढ़ूं, अभी आगे एक्सप्रेशन सबको आ गया? अच्छा इसका मतलब आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट पेज पर स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, सर, Done, हो गया। sir. आ गया? अच्छा इसका मतलब अब ध्यान देना, सर 1 मिनट पिछला पेज दिखाओ के स्क्रीनशॉट लेना। हाँ जल्दी लो। हो गया सर। इसका मतलब मैं एक एक्सप्रेशन जो हम लोग ने लिखा है dn by n इज इक्वल टू 2 पाई इंटू कितना 1 by पाई kt to the power of 3 by 2 into e to the power of half into e to the power of minus e by kt d. This is known as Maxwell का energy distribution. And what does this give? This is not speed Action distribution. of molecules हाँ. having energy E between E and E E plus and DE. E plus E D. plus DE. Yes. This is Maxwell energy distribution. Now, go to the problem that I had given you earlier. पहला problem कौन था याद हो? बताओ. Find out the percentage of molecules in a gas जिनका kinetic energy lie करता है E और E plus 0.01 के बीच में. याद हो अभी क्वेश्चन दिए थे? तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन में क्या डालना है? मुझे dn by n ही निकालना है ना. यहाँ de का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू कितना डालना है? 0.01. हाँ 0.01 डालना है. E का वैल्यू दिया ही हुआ है. तो अब सब लोग उसका आंसर निकाल के बताओ कितना होगा. समझा क्या करना है, कैसे करना है उस क्वेश्चन को अप्रोच? वापस बता सकते हो एक बार? पहले अभी जो पहला क्वेश्चन देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया था? फाइंड द परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स whose kinetic energy lies in the range of E and E plus 0.1 E. हाँ तो सर. यही एक्सप्रेशन क्या देता है? ये dn by n क्या देता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी बिटवीन E and E plus D, वही तो देता है. हाँ सर.
तो इसी एक्सप्रेशन में डालो, आपको ई दिया ही हुआ है, वैल्यू ई का वैल्यू दिया हुआ है, रेंज कितना लोगे, डी का वैल्यू कितना डालोगे, डी का वैल्यू व्हाट इज द डी इंटरवल 0.01. 0.01 ई डालो, मुझे आंसर बताओ कितना आएगा, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। समझा क्या करना है, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, देखें किसका आंसर सही आता है, कैलकुलेट यूज करके बताओ क्या होगा आंसर। सबको समझ में आया ना क्या करना है, मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। और सही से कोई आंसर बता दे बस, देखते हैं आप लोग का आंसर कितना सही है, अच्छे से करो ठीक है ना एकदम। फिर से थोड़ा समझाओगे? ये एक्सप्रेशन क्या देता है, ये दिया ही वही एक्सप्रेशन, अभी जस्ट मैंने बताया क्या देता है एक्सप्रेशन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या किसके बीच में एनर्जी, E एंड E प्लस डी। हाँ और सर। मैंने जो भी क्वेश्चन दिया था उसमें वही तो पूछ रहा है, कितने एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एनर्जी E और E प्लस 0.01 E के बीच में लाइक कर रहा है, तो निकाल नहीं सकते हैं क्या ओके सर, इस तो एक्सप्रेशन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। हाँ सब करके बंदे को डालो, वही तो बोल रहा हूँ, उससे तो T मालूम ही है, E मालूम ही है, सब मालूम है, मुझे बताओ आंसर कितना है। किसी को आंसर आया? सर स्मॉल ई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना? हाँ वो कैलकुलेटर से कर लो, कैलकुलेटर से कर लो, कैलकुलेटर होगा ना उससे यूज कर लो। सर वैसे फाइनल एग्जाम में ये सब में वैल्यू निकालने नहीं बोलेंगे ना? नहीं आ सकता है, क्यों नहीं बोलेंगे, ब्रैकेट में आजकल आईटी दे रहा है, ईट पॉफ समथिंग दे देगा वैल्यू। ओके सर। हाँ ये बोलो कैलकुलेटर नहीं है तो उसको नहीं निकालने देगा, बट ई पॉफ माइनस समथिंग कुछ दे देगा वैल्यू। व्हाट इज द आंसर एनीवन? किसी का नहीं आया? मयूरेश आंसर कितना है? सर बस 1 मिनट। सर टी का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता कट जाए, हो सकता है कट जाए। ई का वैल्यू कितना पुट करोगे, ई का वैल्यू 3/2 kT दिया हुआ है, डी का रेंज दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। सर स्मॉल ई का वैल्यू क्या है? वो कैलकुलेटर 2.7 होता है, वो कैलकुलेटर में डाल के देख लो, ईट पॉफ माइनस। रचित परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज, तुमने फ्रैक्शन निकाला है, व्हाट इज द फाइनल आंसर, परसेंटेज पूछ रहा है ना, तुमने फ्रैक्शन निकाला है। सर तो इस क्वेश्चन के तो याद ही रखना पड़ेगा ना इक्वेशन? याद तो रखना ही है यार, वो तो डिपेंड कर, देखो सिंपल सा बात ये है, तुम्हारा लेवल ऑफ, तुम्हारा एम क्या है। इफ योर एम इज जेई एडवांस, आईटी में अच्छा रैंक, सब याद रखना है, जितनी सारी चीजें बता रहा हूँ, ये तो डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है ना, आपका एम छोटा है तो एम छोटा है तो उसके हिसाब से छोटा चीज करो, एम ओलंपियाड है तो इस लेवल पे याद रखो, इससे भी ऊपर जाना है तो याद तो रखना ही है, सिंपल सा बात है। नहीं आया किसी को, आंसर नहीं आया क्या? रचित का आंसर सही है, वेरी गुड, आंसर लिख दूं आंसर? सर बस 1 मिनट सर। बहुत समय लगाते हो तुम लोग, आप लोग का स्पीड बहुत कम है, रचित का एकदम सही है, रचित का देख रहा हूं उसका बहुत सही आंसर आता है। नहीं आया किसी को?
कितना सिंपल तो है, ये डालना है आ 1 गया बाई सर। बताओ आंसर। सर 0.004। परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज में कितना है, ये फ्रैक्शन निकाले हो तुम। 0.004 के आगे क्या है, एक और नेक्स्ट नंबर। 6/3। हाँ वेरी गुड। तो परसेंटेज में कितना होगा, इनटू 100 मल्टीप्लाई करोगे ना। हाँ सर 0.46। यस, सही से करो। ये तुम लोग को चमका ही नहीं, सीधा ऊपर ही बाउंसर हो गया क्या एक ही लेवल पर। सर वो हाफ होना चाहिए ना, 1/3 नहीं। हाँ 3/2 होना चाहिए ना। सर सबका half होना पावर चाहिए। 3/2 हो जाता है। हाँ देखो तो सीधा आंसर लिख दूं, अब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 0.46%। आगे बढ़ रहा हूं, नीचे ले लो। हाँ जी। समझा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। अच्छा अब इधर देखो, सर परसेंटेज मॉलिक्यूल के लिए n-dn/n होगा ना, into 100। पर परसेंटेज के लिए dn by n into 100 कर दोगे ना। हाँ सर ये बोल रहा था। हाँ तो ये 0.46 आया। सबको आया ये वैल्यू, अभी भी फंसा ही हुए हो तुम लोग कैलकुलेशन में। ठीक है आगे बढ़ रहा हूँ, आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन समझा मतलब मैथ्स का, पर आप थियोरेटिकली क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या मांग रहा है। और कितनी बार क्या इसमें डाउट है यार तुम लोग। अरे कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एनर्जी E और E+D के बीच में है, तो क्या तुमको यही तो मांग रहा है। तुमने E इक्वल टू बस काइनेटिक एनर्जी क्यों लिया, पोटेंशियल एनर्जी भी तो होएगा ना। कौन सा E इक्वल टू mu²/2 क्यों लिया। हाँ ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल किसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था, स्पीड का ना। हाँ सर तो स्पीड से क्या आएगा, काइनेटिक आएगा कि पोटेंशियल आएगा। काइनेटिक। तब हाँ सर उसने डिस्ट्रीब्यूशन किसका लिया है, ये अपने से कोई फॉर्मूला नहीं आया है ना, ये फॉर्मूला तो उससे डिराइव्ड है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल्स, मान लो अगर किसी का स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले लोग हैं, इनके बीच में मॉलिक्यूल्स हैं 100, तो कोई बोलेगा हाफ mu² का कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ m² का कुछ काइनेटिक एनर्जी, मान लो हाफ mv² हो गया, हाफ m का वैल्यू 1 आ गया, 1 जूल से हाफ m 4 जूल के बीच में कितने हैं, तो भी 100 ही होगा ना। यही पूछ रहा है, बस उसने मैक्सवेल के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एनर्जी में डाल दिया। इसमें कहाँ लोड आ रहा, पूछ रहे हो पोटेंशियल एनर्जी, या जब वो डिस्ट्रीब्यूशन काइनेटिक का स्पीड का दिया है तो आएगा भी एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का ही आएगा ना। तुमको तो इनफैक्ट उल्टा होना चाहिए था, सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल, मैं पूछ देता टोटल एनर्जी तो तुमको बोलना चाहिए था अरे सर टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे। इनफैक्ट तुम्हारा तो आइडियल गैस के लिए टोटल एनर्जी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली काइनेटिक ही लेते हैं। हाँ वो अलग बात है, बट पोटेंशियल एनर्जी तो हाँ जीरो जीरो ही लेते हैं, वो अलग बात है, बट तुम्हारा एक्सप्रेशन तो यही आना चाहिए था पहले। और हाँ यस आइडियल गैस है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या मानेंगे, जीरो, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। ठीक है अच्छा अब इधर ध्यान दो, इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, 1/n dn/d का ग्राफ कैसा बनेगा। इतना सिंपल सा तो है, कहाँ इसमें तुम लोग डाउट हो जाता है तुम लोग को इसी में। और ये तुम्हारा E है ना। अच्छा ये बताओ, इसका याद है कैसे ग्राफ बनाते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कैसा था, चलो दोनों का साथ से बनाता हूं। इसका ग्राफ याद आ रहा है, 1/n dn/du, और u का ग्राफ कैसा था। सर पहले पैराबोलिक 1/एक्सपोनेंशियल, ऐसा ना। हाँ इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ध्यान देना, इसका ग्राफ भी वैसा ही आएगा, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, इसका ग्राफ ऐसा है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। हाँ ध्यान दो, इसका ग्राफ में दो क्या अंतर है, इसका जो 1/n dn/d है, ठीक है, ये किसका फंक्शन है, e to the power of half into e power of minus e by some exponential function का ग्राफ है, यही था ना। यस सर। और उसका किसका था,
उसका उसका था ये जो 1/n/dn/du था, u square into सर e U raised to square. minus u square हाँ ऐसा u स्क्वायर and इंटू U square. e पावर माइनस u स्क्वायर था, है ना, यही था ना। हाँ, yes एक sir चीज बताओ, यहां पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये मेरा y एक्सिस में है और काम एग्जैक्टली सेम है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला पहले डोमिनेट करेगा, सॉरी बाद पहले वो डोमिनेट करेगा, बाद में वो लोअर वैल्यूज पे, वो एग्जैक्टली सेम, बट एक अंतर देखना, इनिशियली ये अगर x एक्सिस में है तो कैसा ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ हाफ का ग्राफ कैसा आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x ना। हाँ सर। तो ये कैसा पैराबोला रहेगा, ये ध्यान दे रहा है, इस दोनों पैराबोलिक ही है, बट इसका पैराबोला थोड़ा इस टाइप का है, इस टाइप का, और उसका पैराबोला कैसा था, उसका ऐसा था। दोनों समझ में आ रहा है डिफरेंस, yes sir समझ में आया डिफरेंस, कि फिर से एक्सप्लेन करूं, समझ आया सर है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा थोड़ा सा ऊपर जाकर के। अच्छा, अब व्हाट डज दिस पॉइंट गिव यू, सर mp ये क्या देता था, e The most ये क्या mps देता था, ये देता था ये पूरा पॉइंट, दिस वाज UMP. फ्रैक्शन, ये मैक्सिमा क्या देता था, ये पॉइंट मतलब ये जो देता था most probable speed energy. फ्रैक्शन, हाँ मोस्ट मतलब स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही देता था। ये क्या देगा, energy possessed by maximum number of वेरी गुड, molecules ये आएगा मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब किस काइनेटिक एनर्जी से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं किसी भी गिवन इंस्टेंट पर। कैसे निकालोगे बताओ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दिस मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, सर डिफरेंशिएट करके इक्वल डिफरेंशिएट करेंगे, N equal डी to बाई डी ऑफ क्या करेंगे, 1/n/dn/d को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो अब निकालो सब लोग, देखते हैं अब ये मैच कर पाते हो कि नहीं। फाइंड द मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, इसका लाइन का मतलब दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिख दूं, निकालो क्या होगा इसका वैल्यू, फाइंड दिस मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ये पॉइंट बेसिकली यही ना, ये निकालना है तुमको मैक्सिमम, ये पॉइंट बताओ कितना आएगा आंसर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे ये पॉइंट निकालना है, मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये यूएमपीएस था, मतलब मैक्सिमम, सॉरी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। कितना आराम से बताओ, सर KT/2 वेरी गुड, बहुत सर KT/2 वेरी गुड, याद रखना इस रिजल्ट को। KT/2 का फिजिकल मतलब कि इस एनर्जी से इस किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, अगर मान लो ये वो पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी है जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे हैं एट अ गिवन टेम्परेचर T, क्योंकि सबके स्पीड्स अलग अलग है ना, सबका तो तुम बोल नहीं सकते हो, तो ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है जैसा कि यूएमपीएस। व्हाट वाज दिस वैल्यू, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पेज पे जाओ। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू KT/2, यस,
के यहाँ पर क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सर एक मिनट, समझा सब लोग? चलो, बहुत ये मत करना कभी सर व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम, ये बहुत लोग ये कर देते हैं सर, हाफ इंटू एम इंटू सर वी एम पी एस का स्क्वायर। गलत है, नहीं होता है ऐसा सर। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है तो ये होगा, बिकॉज दोनों के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग है। याद रखना इस रिजल्ट को, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बोलो अब किसी को कौन सा चीज एक्सप्लेन करना है? मैक्सवेल वाला पार्ट खत्म हो गया, पूरा थ्योरी और न्यूमेरिकल्स भी अच्छे वाले करा दिया। बोलो कोई डाउट हो तो? सर आप 2 मिनट दोगे, वो रफ में किया था इंटीग्रेशन, वो बुक में कॉपी करना है। हाँ करो। सर मास ऑफ द गैस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना? हाँ लेकिन वो तो सर तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी अगर लॉजिकली सोचेंगे तो v एमपीएस पे ही होना चाहिए ना? नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा प्रोबेबल होगा। ना ना गलत है, दोनों का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। वही तो इसलिए कराया क्वेश्चन, दोनों के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग है। दोनों के डिस्ट्रीब्यूशंस, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो आपको आंसर भी अलग आएगा। सर एक ऐसा सेकंड नहीं। प्लीज दिखाना। कौन सा चीज दिखाना है? सर वो नीचे का दिखना। सर तो ये जो मोस्ट प्रोबेबल के है वो ज्यादा होगा हाफ एम वी एम पी एस स्क्वायर से कि कम होगा? चेक कर लो। हाफ एम इतना 2 RT बाय एम है ना, उसमें आएगा RT, उससे कम आ रहा है। अच्छा ये RT 80/2 आ रहा है। ये क्लियर है? सर हाँ क्लियर। चैट में भेजा। हाँ हाँ वो पर लाएगा अभी इसमें। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इतने सारे या अब तो मैक्सवेल्स में थियरी पूरा क्लियर है। इंप्रूव करने से क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछ देगा, फाइंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ देगा तो वो भी करा दिया। बहुत अच्छा अगर पूछना होगा, उसको क्वेश्चन बनाना होगा तो एनर्जी पे बनाएगा, और उससे भी अच्छा बनाना होता है तो फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी पूछ देता है। तो आपको ये दोनों रिजल्ट मैंने करा दिया। ठीक है, अब इधर चलो, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, अच्छा प्रेशर कैसे निकालेंगे बताओ? प्रेशर कैसे निकालेंगे? प्रेशर बेसिकली है क्या? प्रेशर होता क्या है? ड्यू टू collision with walls of the container. Walls of container और other molecules. सर चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करके फिर फोर्स निकाल के एरिया से डिवाइड करके। ठीक है, अब इधर इधर ध्यान दो। मान लो मेरे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है, ठीक है। मान लो ये एक ABCD पर, मुझे वही निकालना है ना, ABCD पर कितने कोलिजन्स पर यूनिट टाइम होंगे। ठीक है, अच्छा इधर ध्यान देना। मान लो मैं ये फेज दिखा रहा हूं, टाइम t0 पर, वैसे इसका कैसा रहेगा? मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे, मैं वेक्टर से बना रहा हूं। समझ में आया क्या हो रहा है? कंटेनर के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं और सब घूम रहे हैं। अच्छा, सबका एक कंपोनेंट होगा कि नहीं? किसी भी एक मॉलिक्यूल का, एनी वन मॉलिक्यूल, उसका जो स्पीड होगा उसको कैसे लिख सकता हूं मैं? UXI का प्लस UYJ का। एनी वन मॉलिक्यूल का जो स्पीड होगा v, उसको लिख सकता हूं VXI। VX मतलब x कंपोनेंट में, प्लस क्या लिख सकता हूं? ये क्लियर है? ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो एक केस करते हैं, इसके पहले एक केस करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ध्यान देना,
और सिंपल सा इमेजिन करो कि एक मॉलिक्यूल इस फेस से टकरा रहा है, सॉरी 2 मॉलिक्यूल इस फेस से टकरा रहे हैं टाइम t, सॉरी पहले एक ही मानते हैं, चलो एक मॉलिक्यूल टकरा रहा है, ध्यान से सुना सब लोग, टाइम t = 0 पे, और एक ही मॉलिक्यूल मान लो, इसका अभी टकराने से पहले इसका वेलोसिटी क्या था, इसको x मान रहा हूं मैं, x y z, टकराने से पहले इसका स्पीड कितना था, रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz। अरे vx है ना उस कंपोनेंट में, Vx आएगा सर। एक मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में चल रहा है, बस v नहीं चल रहा है, एक मॉलिक्यूल x डायरेक्शन नहीं चल रहा है, बस इतना ही करना, v नहीं है उसका, v x डायरेक्शन चल रहा है, तो कितना उसका टकराने से पहले मोमेंटम इनिशियल कितना है, mvx। एक मॉलिक्यूल सिंपल टकराया, टाइम t 0 है, ठीक है ना, टकराया, उसी टाइम बाद इलास्टिक कोलिजन है, तो आगे फिजिक्स में करोगे कुछ नहीं होता है, बस उसका स्पीड जो होता है वो चेंज हो जाता है, डायरेक्शन ये हो जाता है, ये मोमेंटम फाइनल होगा, क्लियर है? यस सर। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? फोर्स 2 mv। फोर्स नहीं होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट होता है बाय change in momentum। टाइम सर। हाँ, 2 कितना हो जाएगा, mvx। -2 mvx, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, अगर देखा जाए। हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल क्या होगा, 2 mvx। नेगेटिव 2 हो जाएगा उसमें। mvx। ये ठीक है यहां तक? हाँ सर। अब एक चीज देख, मान लिए क्यूबिकल कंटेनर है लेंथ L का, ये टकराने के बाद, और ये लेंथ L है, ये मॉलिक्यूल टकराने के बाद कितने कोलिजन्स करेगा इस ABCD वॉल के साथ पर सेकेंड, समझा क्वेश्चन? व्हाट आर द नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, कितनी बार टकराएगा ये बताओ? सर L/2 Vx। कितना लिख सकता हूं बताओ, सब लोग कर सकता है मैथमेटिकली? ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल टकराएगा, वापस आएगा, इस फेस से टकराएगा, कौन सा फेस, EFGH, फिर वापस रिवर्ट करेगा, देखो ग्रीन पाथ, फिर टकराएगा, चलते रहेगा, तो ये ABCD वॉल से 1 सेकेंड में कितनी बार टकराएगा, मुझे बताइए, आंसर कितना है? TL/2 Vx। ये Vx/2L आएगा क्या? सबको आया कि इसको बताना पड़ेगा? ये आया क्या? कोलिजन के बाद टाइम ले रहे हैं। टाइम जब वो टकराया है, दैट इज टाइम t = 0, जस्ट वेरी क्लोज, टाइम t = 0, टकराया, दैट इज माय टाइम। ये आया सबको कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर। ये क्लियर है? ऐसे समझ लो, स्पीड मान लो, इसको ऐसे कर लेते हैं, मान लो द लेंथ इज 1 मीटर and the Vx is 10 to the power of 6 meter per second, ठीक है? तो एक चीज बताओ, ये टाइम t0 पे टकराया, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विदाउट, इससे पहले कि दोबारा टकराने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 2L, ABCD से आगे जाएगा फिर आएगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 12 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है? 1 सेकेंड में इसको कितना डिस्टेंस चल रहा है? 1 सेकेंड में इसको कितना डिस्टेंस चलना है? 10 पावर 6 का स्पीड है ना, तो
बेसिकली ये कितना डिस्टेंस चल जाएगा, और जितनी बार चलेगा 12 डिस्टेंस के बाद फिर कोलाइड करेगा, एक 12 डिस्टेंस के बाद फिर कोलाइड करेगा, तो ऐसे कितने 12 डिस्टेंसेस मिलकर के 10⁻6 मीटर बनाएंगे, यही ना खोजना है। समझा क्या बोला? 5 into 10⁻5 12/vx नहीं आना चाहिए। अरे नंबर ऑफ 12/vx की होगा, ये तो वो तो टाइम टेकन है ना, ये तो नंबर ऑफ कोलिजन्स है ना। हाँ सर समझे। यही तो करना है ना, वो एक टाइम t0 पे टकराया, अब फिर से 12 बाद टकराएगा, 12 डिस्टेंस बाद, फिर से 12 डिस्टेंस बाद टकराएगा, लेकिन उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, 10⁻6 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसे कितनी बार वो ट्रैवल करेगा कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 12 into 10⁻6। सर तो फ्रीक्वेंसी लेना है बेसिकली। हाँ बेसिकली फ्रीक्वेंसी लेना है, हाई मैथ्स नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है उसको समझ में आता है, ये सब बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है सब, आपका सिंपल मैथ्स है, फिजिकल इज ऑल अबाउट मैथ्स, ध्यान देना। ये क्लियर है यहाँ तक? तो कितने Yes, कोलिजन्स होंगे मॉलिक्यूल का, आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो। 5 into 10⁻5 हाँ, तो इसका मतलब वो Like एक repeater सेकंड, वो एक सेकंड में कितनी बार टकरा गया, एक सेकंड में मॉलिक्यूल कितनी बार उस वॉल ABCD से टकराया, Vx/12, और एक कोलिजन में उसका मोमेंटम चेंज वॉल का कितना हुआ, 2mv Vx। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा इन 1 सेकेंड, बताओ कितना होगा? टू एम वी एक्स इंटू कितना, into vx/2 बेसिकली कितना, देखो तो लिख सकता हूं ऐसे। यस सर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, सपोज सेकंड केस, ध्यान सुनिएगा सब लोग, ठीक है ना। मान लो उसी कंटेनर के अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं, उसी कंटेनर के अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों टकरा रहे हैं, Vx मान लो, ठीक है, कितना होता बताओ टोटल चेंज इन मोमेंटम? सर वो दोनों पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं, मैंने दिखाया ना, कितना होता? सर तो 2 into प्रीवियस वाले। ये होता कि नहीं बताओ? यस अरे Yes, sir. क्लियर है, सिंपल ये होता है। अच्छा केस तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई करते जाने का। अगर दोनों का स्पीड सेम है, मैं बहुत सिंप्लीफाइड केस ले रहा हूँ, Yes, और sir. केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब कॉम्प्लिकेटेड केस का मैथमेटिक्स बताने से पहले कुछ सिंप्लीफिकेशंस तो दिखा दूं, अदरवाइज सीधा जाओगे तो सीधा डाउट आ जाएगा। इतना तो किताब नहीं बताया जितना मैं बता रहा हूँ, किताब ही नहीं बताया इतना, सीधा मैं जा सकता हूँ सीधा, लेकिन वो बता रहा हूँ क्या कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा, तो मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन को हटाने के लिए आप लोग एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, और आप में अगर वो इंसाइट हो और मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो आप अप्रिशिएट कर लोगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, मान लो अब एक काम करते हैं, यहां इस फेस से एक मॉलिक्यूल चला Vx, और उसी पैरेलल पाथ पर एक मॉलिक्यूल, उसी पैरेलल पाथ पे एक मॉलिक्यूल T0 पे टकराया, ये रेड वाला, समझा? ये दोनों एक पाथ पर हैं। बताओ इस केस में कैसा आएगा, बताओ। ये जो पार्टिकल मान लो B है, ध्यान से देखना, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, और पार्टिकल A है, A टाइम T0 पे टकराया, उसके बाद क्या करेगा? पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, ये वापस किससे टकराएगा बताओ, ये किससे टकराएगा? बी से। बी से। किस डिस्टेंस पे टकराएगा बी से? L/2 L/2 से टकराएगा, L/2 से कहीं टकराएगा, इतना क्लियर है यहाँ तक? 3 वापस समझाओगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये A जाएगा ABCD वॉल से। मैं अब बोल रहा हूँ कि एक ऐसा केस लो कि 2 मॉलिक्यूल हैं,
ये केस 2 था, दोनों पैरेलल चल रहे थे। अब मैं बोल रहा हूं कि एक केस थर्ड मॉलिक्यूल है, एक को छोड़ा गया पैरेलल लाइंस, दोनों एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन पर है, सॉरी स्ट्रेट लाइन पर है। एक मॉलिक्यूल ए है, टाइम t0 पे टकराया, और एक मॉलिक्यूल जस्ट फेस EFGH से स्टार्ट किया है VX कंपोनेंट के साथ। क्लियर है? क्या होगा? अब मुझे वही चीज बताओ, ABCD पर कितना होगा मोमेंटम का चेंज? 2mvx squared by l। कितना होगा बताओ? ये अब करेंगे mv ए का कितना होगा? ए जो होगा उसका मोमेंटम चेंज कितना होगा? 2mvx और एक सेकंड में वो कितनी बार टकराएगा? 2vx by l। VX बाई 12 टकराएगा कि VX बाई कितना टकराएगा? L टकराएगा। vx by l। VX बाई L टकराएगा। क्या B मॉलिक्यूल को ABCD पर टकराने का मौका मिला? नो सर। नहीं। टकराया कौन? सिर्फ a। और ए किसके साथ कोलिजन किया? बी के साथ। बी के साथ। लेकिन एक चीज नोटिस करना, सेकंड केस और थर्ड केस का आंसर क्या है? सेम आ रहा है कि नहीं? अरे आंसर सेम आ रहा है ना? यस सर। जबकि मैंने सेकंड केस में क्या कोलिजन लिया बिटवीन द मॉलिक्यूल्स? No. नहीं। अरे सेकंड केस में क्या मैंने कोलिजन लिया है मॉलिक्यूल? नहीं ना, पैरेलल लाइंस पे फिगर। और थर्ड केस में मैंने क्या किया? कोलिजन लिया। लेकिन हम लोग का अजम्पशन इतना मस्त बना हुआ है कि आपको एक चीज, अब पूरा मैथमेटिक्स तो बहुत रिग्रेस हो जाएगा, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, क्या अंदर के कोलिजन्स रिजल्ट को इफेक्ट करेंगे क्या? नो सर। No. नो सर। कि तो यही है अंदर ना के conservation कोलिजन्स, of momentum। हाँ, डू द कोलिजन्स इनसाइड अफेक्ट द माय एक्चुअल रिजल्ट? जबकि कोलिजन्स हो रहे हैं, ऑब्वियस बात हो रहे हैं, बट विल द कोलिजन्स इनसाइड अफेक्ट माय एक्चुअल रिजल्ट? This is one important point that I want to convey. सर हाँ, बोलो। सर ये आइडियल केस में होगा ना? लेकिन हाँ यार, आइडियल पे ऑब्वियस बात है, हम लोग आइडियल केस की बात कर रहे हैं ना, आइडियल गैस ही बोल दिया ना। ये समझ में आए, जबकि कोलिजन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये बताओ पहले, कोलिजन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहा है। कोलिजन हो रहे हैं, लेकिन मैं तुमको सीधा रिजल्ट जैसा किताब में दिया है वो अगर दे दूं तो तुम्हारा पहला डाउट आएगा, अरे सर हम लोग तो कोलिजन अंदर के लिए ही नहीं है। मैं वही आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं तुमको पूरा कंप्लीट उतना रैंडम मोशन का हर एक केस दिखाकर तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तुमको एक सिंपल सा केस दिया कि अगर तुम इसको नोटिस करोगे तो तुमको ये दिखाई पड़ेगा कि अंदर के कोलिजन्स मैटर नहीं करते हैं। कोलिजन्स डू नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। यहां तक सबको क्लियर है जो मैंने बताना चाहा? सिंपल सा केस। सर ए वापस नहीं आएगा क्या? कौन? ए वापस? हाँ आएगा, ए वापस आएगा। किससे टकराएगा? फिर बी से टकराएगा तो उसमें बी से अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, फिर बी से टकराएगा, फिर भी इधर चल जाएगा, ये फिर इधर से आ जाएगा, फिर हाँ। टकराएगा। लेकिन अब वो कितनी बार टकराएगा? पहले उसको एल डिस्टेंस कवर करना था, अब उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? L/2। L/2। लेकिन क्या रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं पड़ेगा। ओके। मतलब दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू टच अपॉन। तुम किताबों में देखोगे ना, वो इस चीज को दिखाए नहीं है, वो अभी मैं अभी डेरिवेशन पे जाऊंगा, उसमें ऐसे बता दिए हैं, लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि कोलिजन्स अंदर के इफेक्ट नहीं करेंगे रिजल्ट को। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मैं जितने मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके 3 हाथ होते हैं। कौन कौन से? एक VX, और एक कौन सा होता है? VY, और एक कौन सा होता है? VZ। मैं ये मान सकता हूं, आई कैन मॉडल इट। अब इसी को मॉडलिंग बोलते हैं। ऐसे मैथमेटिकली आप उतना सारा चीजों का हर इंस्टेंट चेंज कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स पिक्चर बना हुआ है, तुम उसको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टिंग आवर रिजल्ट्स दैट आई प्रूव्ड। मतलब कोलिजन हो या ना हो,
मैं क्यों, मेरा रिजल्ट तो सेम है। तुम मुझे बोल सकते हो सर 2 के लिए लिए हैं, 3-4 के लिए करो, लेकिन अगर तुम रिगरस मैथमेटिक्स में जाओगे और मैथमेटिक्स इसको प्रूफ कर देगा, दिस इज नॉट स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिजल्ट्स डू नॉट मैटर इन इंटरनल कोलिजन्स। अब उतना रिगरस मैथमेटिक्स में तो जाना नहीं है, बट यस वी कैन हैव अ स्लाइट आइडिया, ताकि तुम्हारा एक फेथ थोड़ा बढ़े कि मैं जो बोल रहा हूं वो बातें हाँ ठीक हो सकती है। तो इसका मतलब कांट आई मॉडल दिस एंटायर सिचुएशन, व्हाट इज माय मोटिव? सब लोग ध्यान से सुनिएगा, माय मोटिव इज टू कैलकुलेट द कोलिजन्स विद द वॉल ABCD, और जितना उसका चेंज इन मोमेंटम होगा पर यूनिट टाइम वही फोर्स होगा। और क्यों ना मैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स मॉडल को एक बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल में डाल दूं। सिंप्लीफाइड मॉडल क्या, मैं जितने भी स्पीड हैं किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पर, जितने, बहुत इमेजिन करो रैंडम, सबके Vx कंपोनेंट्स को इकट्ठा करो, कलेक्ट करो एंड मॉडल इट एज कि एक कंटेनर के अंदर कोलिजन्स नहीं भी हो रहे हैं और सब पैरेलल पाथ में चल रहे हैं, जस्ट लाइक केस 2, सब टकरा रहे हैं, सब ऐसे ऐसे टकरा रहे हैं। ये समझा क्या बोला? सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर अगर हम लोग केस 2 में ऐसा 3 पार्टिकल्स ले गए जो हाँ। ABCD के इधर जा रहे हैं, और या तो हम लोग अगर केस 3 में ऐसा 3 पार्टिकल्स लेके जो एक जा रहा है FBCG में, एक ABCD में और एक EFG। नहीं, तीनों के कंपोनेंट्स पहले सेम रखो, एक्स कंपोनेंट ओके नहीं करो, मैं भी एक्स की बात कर रहा हूँ ना। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। मतलब हम किधर से भी सेम डायरेक्शन में पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइड करे तो टोटल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम सेम आएगा ना? हाँ वो सेम आएगा। देखो एक चीज बता रहा हूँ, आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लियो। हाँ सर। जो तब ध्यान से सुना जो बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा तुमको देखो होता क्या है ना, विजुलाइज करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको सिंप्लीफाइड मॉडल से काम करते हैं। दिस इज हाउ साइंटिस्ट वर्क। साइंटिस्ट उसी मॉडल को बहुत सिंप्लीफाइड करते हैं। इधर देखो, ऐसे समझो मैं तुमको कोई एक वेलोसिटी दूं, अब वेलोसिटी वेक्टर का यूज करो, वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड इन स्पेस। ध्यान से सुना सब लोग, मान लो तुम्हारा कोई एक कंटेनर में कोई एक ऐसा वेक्टर है कहीं, तो इसके 3 कंपोनेंट्स तो होंगे, Vx, Vy और मान लो यहां पर कहीं Vz। समझ लेना, मैं डायग्राम नहीं दिखा रहा हूं, मान लो, ठीक है, कहीं ऐसा है। बेसिकली ऐसे समझो, इस पर्टिकुलर पार्टिकल का V हटा दो, इसके 3 पार्ट में इसको डिवाइड करो। एनालॉजी है, होता नहीं है, बट मान सकता हूं कि इसके कंपोनेंट्स Vx से चल रहे हैं, Vy से चल रहे हैं, Vz से चल रहे हैं। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स का Vx पैरेलल जाकर के टकरा रहा है वॉल ABCD से। अब एक चीज बताओ, अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल मान लो ऑब्लिकली भी कोलाइड करे, ऑब्लिकली, तो बोलोगे सर ऐसा केस ले लिए हैं। कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ऐसा कोलाइड करे, वो एट एन एंगल कोलाइड करे। अरे एट एन एंगल भी अगर कोलाइड करेगा तो इलास्टिक कोलिजन क्या बोलता है कि इसके 3 कंपोनेंट्स में हमेशा डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो बेसिकली जब तुम आगे फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो चेंज सिर्फ किस कंपोनेंट में आएगा? बताओ, चेंज किस कंपोनेंट में आएगा? X सिर्फ एक्स में आएगा। इसका वाई और जेड क्या रहेगा? कांस्टेंट सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं है। तो एक तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूं, तुम पार्टिकल्स को एक मॉडल बनाओ, तुम समझो हर एक पार्टिकल का जो भी है उनका एक्स कंपोनेंट्स इकट्ठा कर लो, वाई कंपोनेंट्स कलेक्ट कर लो, जेड कंपोनेंट्स कलेक्ट कर लो, ऑल ऑफ देम टकरा रहे हैं वॉल से, तो उसका एक्स कंपोनेंट टकरा रहा है ABCD से। क्योंकि ऑब्लिक भी टकरा रहा होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट्स में ही चेंज आएगा, Vy और Vz में कोई चेंज नहीं है। आपस में भी टकरा रहे हैं तो कोई चेंज नहीं है। ये थोड़ा सा अगर समझ सको तो बेसिकली इस मॉडल पे काम किया है। अब इधर देखो, ध्यान देते हैं, पहले इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं फिर से क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, हम लोग कहां तक पहुंचे थे? हम लोग यहां तक पहुंचे थे। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट पार्ट। चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन वॉल कितना आएगा? 2mvx स्क्वायर बाय L। हाँ, एक मॉलिक्यूल से। ठीक है, ये कितना आएगा बताओ? पर ये मॉडल नहीं है, मॉडल का कोई नाम नहीं है। मतलब बेसिकली जब साइंटिस्टों ने किया है तो ऐसा उन्होंने ऐसा ये डेरिवेशन किया है, और इस डेरिवेशन में बहुत सारी हिडन चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ।
समझ रहा है ना भाई? कौन सी वी एक्स रिलेशन स्क्वायर देखोगे? बाय वॉल्यूम आ जाएगा इसको, हाँ रुको बता रहा हूँ, ये कितना आएगा, हम लोग कितना आया था, एम वी एक्स एम स्क्वायर वी बाय एक्स स्क्वायर वॉल्यूम। बाई एल। जबकि अंदर का चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर दिए, ठीक है। तो टोटल ये √1 मॉलिक्यूल है ये, हाँ इन 1 सेकेंड आया था ना, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल। अरे ठीक है, यहां तक कि तुम लोग सर समझ रहा चमक है। रहा है कि नहीं, समझ है ना? रहे हैं। समझ रहा है ना, चमक रहा है। वैसे तुम फिजिक्स में फिट करोगे केटीजी, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, तो फिजिक्स में फिर से करोगे। इसको फोर्स क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज चेंज इन रेट इन 1 सेकेंड में जो चेंज है उसी को तो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंजेस मोमेंटम, ठीक है। तो इसको फोर्स बोल सकता हूं। नाउ व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स, बताओ पहले। क्या सभी के स्पीड, सबके कंपोनेंट्स नहीं नहीं, ऐड होंगे। हाँ क्या n से m मल्टीप्लाई by कर l दूंगा क्या, m by l into vx square plus vy square plus vz। क्या मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, नहीं। क्या गलती होगा, मैक्सवेल हम लोग को बताता है कि सर सबके स्पीड्स अलग अलग हैं, तो सबका x कंपोनेंट भी अलग अलग होगा, तो इसको n से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट सबका क्या करना पड़ेगा, समेशन, वेलोसिटी के कंपोनेंट का स्क्वायर। समेशन, ये लिख सकता हूं, यस सर। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू जो हम लोग ने बताया था, याद है, ये मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट था कि जितना vx स्क्वायर होगा उतना ही vy स्क्वायर का समेशन होगा, उतना ही Last vz point स्क्वायर लिखा होगा, और ये किसके बराबर होगा, तो इसको Yes, अगर sir. मैं, याद आ रहा है इसका क्या मतलब, हम लोग इतना रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है कि हम लोग मान रहे हैं कि मान लो n मॉलिक्यूल्स है, सबके x कंपोनेंट इकट्ठा करो, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर, ये जो वैल्यू होगा दिस विल बी सेम एज vy1 स्क्वायर प्लस vy2 होल स्क्वायर प्लस vy3 एंड सो ऑन। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, दिस इज इक्वल टू m बाई एल इंटू, कितना लिख सकता हूं, तो 1/3 समेशन ऑफ v स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। यस सर। ये कहां से आया था, नो पर्टिकुलर डायरेक्शन इज फेवर्ड, दिस इज फ्रॉम, दिस इज नोन एज आइसोट्रोपिक प्रिंसिपल, आइसोट्रोपी। स्क्रीनशॉट लो सब लोग। सर आपने जो आइसोट्रोपिक को भी लिखा था, हाँ, ये साइंस में इसको बोला जाता है आइसोट्रोपिक प्रिंसिपल। आइसोट्रोपिक का मतलब यही जो मैंने लिखाया है कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो हम लोग मान सकते हैं कि जितना x में है उतना ही y में है, उतना ही z में है। मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, सबका x कंपोनेंट कलेक्ट करो, सब पैरेलली टकरा रहे हैं, जो मैंने बोला मॉडल टाइप एज्यूम करो। ये क्लियर है सर Screenshot लो। इसमें v कौन सा लेंगे? सर v टोटल स्पीड है ना। हाँ v बता रहे हैं, v क्या लेंगे, v बता रहे हैं, v ये लेंगे ना। मान लो एक पार्टिकल है तो v क्या है, v इज नथिंग बट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर। और v1 क्या था, v1 था पार्टिकल x का, पार्टिकल 1 का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसका y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस पार्टिकल 1 का z कंपोनेंट का स्क्वायर। v2 क्या था, पार्टिकल 2 का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस पार्टिकल 2 का y कंपोनेंट का स्क्वायर एंड सो ऑन। समझा? सर इसमें मैं पूछ रहा था कि इसमें एमपीएस लेंगे कि रूट मीन कौन सा हाँ वैसा वो अरे बता रहा हूँ, कौन है बता रहा हूँ। ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अच्छा, टोटल फोर्स कितना आ गया वॉल पे ड्यू टू कॉलिजन्स के, बताओ। सर एक मिनट प्री हाँ जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। डन।
टोटल फोर्स कितना आ गया बताओ हम लोग को वॉल पर, कितना आया था अभी तक? ml/3 into v by summation L v square 3L सिग्मा v स्क्वायर। हाँ। प्रेशर अब क्या होगा? फोर्स हम लोग को निकल ही गया है, एवरेज फोर्स। प्रेशर अपॉन क्या L होगा? स्क्वायर होगा। प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होता है? फोर्स M अपॉन एरिया। Upon area. 3L क्यूब v स्क्वायर। सर अपॉन L स्क्वायर मतलब डिवाइड हो जाएगा अपॉन L स्क्वायर हाँ। से। एरिया ऑफ एबीसीडी क्या था? यही प्रेशर है ना? सर L क्यूब आएगा ना? एल क्यूब आ जाएगा। अच्छा अभी ध्यान देना, इस एक्सप्रेशन को मैं ऊपर से n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। n क्या है यहाँ पर? टोटल total नंबर number ऑफ of मॉलिक्यूल्स। molecules अच्छा इस n को इधर ले लेते हैं। अब मुझे बताओ व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? root mean speed इज दिस इजंट इट आरएमएस स्पीड? आरएमएस स्पीड यही होता था ना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का एवरेज डिवाइडेड बाय n, हाँ सर। यही तो होता था। व्हाट इज एल क्यूब? area volume sorry वॉल्यूम। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं P इंटू वी, एल क्यूब उधर ले गया, दैट इज 1/3 इंटू m इंटू कितना? n इंटू क्या कर सकता हूं बताओ? VRMS। CRMS का whole square। एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट वाला, where P is what is P? प्रेशर। प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। M what is M? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। Yes। N क्या है? नंबर ऑफ number of मॉलिक्यूल्स। molecules अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, PV इज इक्वल टू 1/3 इंटू m। मैक्सवेल ने हम लोग को पहले ही बता दिया, उस मैक्सवेल ने इतना काम करके आरएमएस कितना होता है। आरएमएस कितना होता है? √3 RT लिख सकता हूं? यस सर। 3 और 3 कैंसिल। इसको मैं कैसे सकता हूं बताओ तो? m इंटू n बाई m इंटू RT। अब मुझे बताओ व्हाट डज दिस गिव यू? nRT नंबर ये ऑफ क्या देता मोल्स। है? m इंटू n क्या देता है? m इंटू n क्या देता है? सिंपल, total मास ऑफ द एंटायर mass गैस। अरे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और टोटल नंबर मॉलिक्यूल्स n है, तो ये मास ऑफ क्या देगा? एंटायर गैस। एंड व्हाट इज दिस? मोलर मास। ग्राम मोलर मॉलिक्यूलर मास। तो मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या देता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? PV इक्वल्स टू nRT। तो ये एक्सप्रेशन डिराइव हो गया फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यूजिंग अ वेरी सिंप्लीफाइड मॉडल। हम लोग क्या मॉडल माने हैं? तुम एक वॉल पर एक्स कंपोनेंट ही चेंज होगा, अंदर में कोलिजन्स हो रहे होंगे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? सर CRMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड ना, सर URMS होगा ना जो लिखना है उसको टाइम, उसको अरे अब से जो उसको नाम सिंबल में क्या है, तुमको उसको जो नाम देना है लिखना। सी लिख रहे हो कि यू लिख रहे हो, देख लो। ये समझा सब लोग? थोड़ा सा समझने का, समझ में आया कैसे करना है? यस सर। अंदर में देखो अभी भी हो सकता है कुछ गैप्स हो, पूरे गैप्स तो कवर अप नहीं हो सकते, बिकॉज उतना रिगरस मैथमेटिक्स आपको अंदर में कोई बता ही नहीं सकता है, ना कोई किताब बताएगा। मैं तो फिर भी आप लोगों को एक सर्टेन लेवल का ट्राई किया कि कम से कम कुछ चीजें तो आपके माइंड से हटे हैं कि चेंज नहीं करेगा। दो चीजों से चेंज नहीं करेगा। पहला, कोलिजन से इफेक्ट नहीं आता है, आप सबको पैरेलल मॉडल मान सकते हो।
दूसरा ऑब्लिक करे या ये करे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसी में चेंज आता है। तो तुम हर एक पार्टिकल को समझ लो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब पार्टिकल्स के वीएक्स वीवाई और वीजेड कंपोनेंट को अलग कर दो। एक पार्टिकल को मान लो एनालॉगस, उसका एक्स कंपोनेंट चल रहा है और वॉल से टकरा रहा है पैरेलली। ये मॉडल करो, इससे जो आंसर आएगा वो आ गया। ये क्लियर है सबको? सर पीवी इक्वल टू एनआरटी यहाँ से प्रूव हुआ कि वेरीफाई हुआ? यहीं से आया, यहीं से आया। देखो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो बता ही रहे थे, प्रूफ तो यहीं से आया। मैक्सवेल ने जब दिया और फिर एक काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस जो आया, ये जो मॉडल आया, ये बताया प्रेशर क्यों है। लोगों को लग रहा था कि प्रेशर का, अब आप लोग के अंदर एक प्रेशर का आप लोग के अंदर एक फीलिंग आना चाहिए कि प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। दिस इज व्हाट प्रेशर इज। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिया है? सर लिख लिया। हाँ लिख लिया। अच्छा अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अच्छा इधर देखो, ध्यान दो। देखो यार, ये एनसीईआरटी में लिखा है और ये किताबों में लिखा है, तो मैंने इसको बता दिया क्योंकि एनसीईआरटी और मैक्सिमम में ये लिखा है। बट अगर तुम मुझसे पूछोगे ना, तो मेरा ज्यादा अच्छा मुझे लगता है इस मॉडल को समझाने के लिए एक और सिंप्लीफाइड मॉडल है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। मैं उसको भी बता देता हूँ, हम लोग देख लेते हैं शायद। और मुझे चूंकि मुझे बताना पड़ गया, बिकॉज यार पहले तो सिलेबस जो किताब में लिखा है तो पहले लिखाऊंगा, जो एनसीईआरटी है। ये मैं खुद का अगर देखा जाए, मेरा खुद का अगर एक्सप्लेनेशन अगर देखोगे, मान लो हम लोगों ने कंटेनर को क्या मान के चला है? कंटेनर क्या मान के चला है? क्यूब। तुम सबसे अच्छा काम करो यार, मैं तुमको एक बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल बताता हूँ, मुझे लग रहा होगा ही। तुम कंटेनर को स्फेरिकल मानो, देखो इससे कितना अच्छा होगा। ये कंपोनेंट का झंझट ही हटाओ। तुमको लगता होगा अरे सर क्या वीएक्स कंपोनेंट, वीवाई कंपोनेंट, वीजेड कंपोनेंट, क्या चल रहा है, चमक नहीं रहा है उतना, थोड़ा थोड़ा चमका नहीं। मान लो एक कंटेनर इज स्फेरिकल। देखो जल्दी नोट कर लिया स्क्रीनशॉट? हो गया सर। ठीक है, चलो अब इसको सुन लेना। मान लो कंटेनर इज स्फेरिकल, इससे हम लोग दो चीजें प्रूव करेंगे, बहुत मस्त वाली दो चीजें प्रूव करेंगे पीवी एनआरटी में। ध्यान से सुनना। पहला तो अगर कंटेनर स्फेरिकल है, ठीक है, और उसके अंदर n मॉलिक्यूल्स है। अच्छा जो मैं लाइन बोल रहा हूं यहां तक तो साथ दोगे तुम लोग कि सर वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड इन स्पेस? यस सर। है ना? इतना तो वेक्टर में कि इतना तो कर सकते हो, मतलब मैं इस वेक्टर की इस प्रॉपर्टी का तो यूज कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा मान लो डिफरेंट, और दूसरा मैं प्रूव कर दिया अंदर के कोलिजन से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो स्फेरिकल कंटेनर है, मिलियन मॉलिक्यूल्स है, चल रहे हैं ऐसे, चलो मिलियन मॉलिक्यूल्स। मैं यहां पर एक ओरिजिन फिक्स करता हूं। वेक्टर तो ट्रांसलेट हो सकता है ना स्पेस में, मैं इस प्रॉपर्टी का तो यूज कर सकता हूं ना, थोड़ा बहुत फिजिक्स का मैं। तो इसका मतलब मान लो कोई अगर इस वेक्टर से चल रहा है, ध्यान देना, मान लो कोई इससे चल रहा है, तो मैं उसको ट्रांसलेट करके ऐसा दिखा सकता हूं ओरिजिन से। मैं मॉडल कर रहा हूं। कोई मान लो इस येलो से चल रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसी के पहले इधर कर सकता हूं। कोई मान लो ऐसे चल रहा है, ये वाला अभी जो दिखाया मैंने, चलो रेड वाला, इसको मैं ट्रांसलेट करके सबको मैं इस सेंटर पे ला सकता हूं कि नहीं ट्रांसलेट करके, और सबके लेंथ अलग अलग होंगे, ला सकता हूं ना। मैंने कौन से प्रॉपर्टी का यूज किया है? हाँ, वेक्टर ट्रांसलेशन। मतलब ये तो तुम, हाँ बोलो। ठीक है, अब ध्यान देना, मतलब मिलियन मॉलिक्यूल सबको तुम इस पॉइंट पर ट्रांसलेट करके बेसिकली ऐसा। तो मॉडल कैसा है? मॉडल ऐसा है, अगर देखा जाए सबका मैग्नीट्यूड में कंपोनेंट से काम ही नहीं कर रहा हूं। देखो स्फेरिकल कंटेनर में फायदा क्या होता है, मैं आपको, तो हर एक का अपना वेक्टर मैग्नीट्यूड है, v1 होगा, v2 होगा, v3 होगा, ऐसे चल रहा होगा। देखना अगर समझ पा रहे हो कि नहीं। मान लो ऐसे समझो कि इस सेंटर पॉइंट से बॉम्बार्डिंग हुआ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को छोड़ा गया, जाओ
इट इज लाइक रॉकेट, छोड़ा गया सबको। अब एक चीज बताना, सब जाकर के इस जगह पर स्ट्राइक करेंगे। मान लो किसी एक को तो टाइम t इज इक्वल टू 0 मानना पड़ेगा। सब स्ट्राइक कैसे, ये टकराया v1, ये टकराया v2 एंड सो ऑन। सबको यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब देखो इसमें कितना अच्छा, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। ये v1 का पाथ कैसा होगा बताओ तो? v1 का पाथ होगा टाइम t0 पे टकराया, नॉर्मल तो यही होगा, तो अगर तुम लोग आगे करोगे तो पीछे जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बताओ? 2r, 2r r इधर 2r ट्रैवल करेगा और फिर आएगा। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम बताओ? चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा बताओ? mv square by r, m इंटू 2m v1 इंटू कितना बताओ? v1 बाई 2r लिख सकता हूं। हाँ ये तो सर। चेंज इन मोमेंटम 2m v1 है। चेंज हाँ, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। लिख सकता हूं। ये कितना आ गया बताओ? ये एक मॉलिक्यूल का कितना आ गया? mv1 स्क्वायर। टोटल कितना होगा? सब टकरा रहे हैं, आ गए हैं वापस, सब टकरा रहे हैं, कितना होगा बताओ? टोटल कितना होगा? द नंबर ऑफ m बाई आर इंटू समेशन ऑफ v1 स्क्वायर होगा कि नहीं? ये टोटल होगा ना? इसी को क्या बोलेंगे? फोर्स। प्रेशर कैसे निकालेंगे बताओ? टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? m बाई आर समेशन ऑफ v1 स्क्वायर बाई 4 पाई r स्क्वायर। अरे टोटल एरिया कितना होता है? इतना तो मालूम है स्फीयर का। यस सर। इंटू 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान देना। इस 3 को नीचे ला सकता हूं। हाँ सर, तो वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया। हाँ सर। तो PV इज इक्वल टू 1/3 m समेशन ऑफ v1 स्क्वायर हो गया। हाँ सर। n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आया बताओ तो? बाद में सेम डेरिवेशन। वो सेम डेरिवेशन आया कि नहीं? सर हमने क्यूब से भी डिराइव किया, स्फीयर से भी डिराइव किया। हाँ, तो हम इसका अभी कोई भी शेप से डिराइव करके वेरी गुड। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोलना चाह रहा हूं। अगर तुमको आगे दिखाकर बोले कि हम लोग ने डिराइव किया है क्यूबिकल कंटेनर को लेकर के, लेकिन तुमको अगर कोई बोले कि कंटेनर इज स्फेरिकल, जैसे हम लोग ने क्वेश्चन किया था, याद है? एक बैलून था और उसके ऊपर एक अंदर में गैस ट्रैप था, उसके ऊपर भी एक बैलून था, तो हम लोग ने वहां भी PV&RT लगाया था। तो इसका मतलब क्या ये डेरिवेशन, इज दिस डिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ द वेसल? नो, इट्स दिस इज नॉट डिपेंडेंट। ये डेरिवेशन, और जैसा भी शेप ले लो, आगे फिजिक्स में और भी उतना तुम करोगे नहीं, बेसिकली सॉलिड एंगल और उसको छोटे छोटे इन्फिनाइट टुकड़ों में हर एक सरफेस एरिया को काट देता है। शायद हमको लग रहा है 12th में थोड़ा टच करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, ठीक है? और वो जा करके अपना क्या बोलते हैं, उससे भी वही निकलेगा। बट इरेगुलर शेप के लिए कोई प्रूफ है इसका? हाँ, है ही। वो मैथमेटिक्स आप अभी जानते ही नहीं उतना, है ही। ये बहुत आराम से हो जाता है विद यूज ऑफ सॉलिड एंगल। आपको उतना दिखा नहीं सकता, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड के बाद हो जाए। 12th के बाद शायद थोड़ा टच हो, मुझे अब याद नहीं अपने समय फिजिक्स में क्या था, बट शायद तुम लोग में अगर सॉलिड एंगल है, वो गॉसेस थ्योरम और इसमें कुछ आता है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो शायद हो सॉलिड एंगल नहीं है, एक आध नहीं है ना, question पता नहीं, में मुझे है। याद नहीं है। हाँ नहीं है तो, लेकिन फिर भी सॉलिड एंगल मतलब इंजीनियरिंग में आता है ये सब? किसमें? इंजीनियरिंग में। हाँ आता ही है, पूरा इंजीनियरिंग ही तो और है। वो और क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या बताओ? ऑफ शेप ऑफ कंटेनर। यस।
और मेरे ख्याल से पता नहीं, ये डेरिवेशन ज्यादा मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा इसमें मैंने कोई कंपोनेंट का झंझट ही नहीं लिया, मैंने सिंपल ट्रांसलेशन किया, सब जा रहे हैं टकरा रहे हैं, जा रहे हैं टकरा रहे हैं, टाइम t0 पर एक टाइम फ्रेम माना और सेम रिजल्ट मिला जो हम लोग को पहले। सबको समझ में आया? हाँ सर। 4 आवर डिस्टेंस ट्रेवल करके टकराएगा कि 2 आवर डिस्टेंस? नहीं, इधर है ना, इधर आएगा तो फिर वापस वही हो जाएगा ना, यहाँ पर भी तो उसके रैंडम है, तो यहाँ पर कोई ना कोई रहेगा ना, इधर से आया इधर आ गया, वापस इधर चला गया, ऐसा है ना, ये आया इधर आया, तब तक ये भी तो कोई ऐसे टकरा कर निकल जाएगा। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? रैंडम का मतलब होता है, अभी हम लोगों ने क्या माना था, स्पेस को आइसोट्रोपिक माना था ना। आइसोट्रोपिक का मतलब अगर कोई यहाँ V1 से है तो कोई उसका दूसरा उसी मैग्नीट्यूड का V1 इधर भी होगा, यही तो इसका मतलब होता है ना। आइसोट्रोपिक मतलब हर एक पर्टिकुलर प्रोबेबल इवेंट ले लिए, समझा? यस सर। सर हाँ बोलो। सर इंटरनल कोलिजन के वक्त जो मतलब नेट चेंज तो 0 आएगा, बट पार्टिकल्स की वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है ना? किसकी? हाँ होती पार्टिकल्स है, की। हाँ वो होती है, लेकिन होता क्या है, इलास्टिक कोलिजन प्रोवाइडेड या होता क्या है, अगर कोई पार्टिकल तुम्हारा मान लो कोलाइड किया, तो हो सकता है वो इनिशियल पार्टिकल का स्पीड ऑफ Vx, Vy और Vz नहीं रहेगा, लेकिन कोई दूसरा पार्टिकल उसका जगह ले लेगा। सर इलास्टिक उसी कोलिजन है position तो पे। स्पीड एक्सचेंज हो जाएगा ना? हाँ, ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा, वही दूसरा पार्टिकल ले लेगा उसका जगह, वही मैं बोला, कोई दूसरा पार्टिकल जगह ले लेगा। सर मतलब उसी पोजीशन पे। हाँ उसी पोजीशन पे। Vx, Vy, Z, Zz का मतलब क्या है? Vx, Vy, Vz आर नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस। समझो इस पूरे स्पेस को तुम 3 XYZ कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दो, तो उसी कोऑर्डिनेट पर एक और Vx वाला आएगा, तो वो तुम पार्टिकल से अपने आप को मत बांधो, तुम किससे बांधो? Vx, Vy एंड Vz। तो उस पर्टिकुलर फिल करने वाला कोई Vx फिर आ जाएगा, फिर कोई Vy आ जाएगा, फिर कोई Vz आ जाएगा, समझा? थोड़ा टफ होता है विजुलाइज करना, बट ठीक है, देखते हैं। आगे बढ़ो, ले लिया सब लोग? सर एक मिनट। हाँ बोलो। So can we also say that collisions don't matter because when an internal collision is happening, then the particle after colliding will change its position, but the total V will remain the same, like in all components, X and Y. Yes. It remains वही constant. हाँ वही है एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाइड 2 मॉडल से दिखाया है। मैंने आप लोगों को पहले एक क्यूबिकल में दिखाया कि आपको टेंशन नहीं लेना है अंदर के कोलिजन्स का, ले भी लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, कोलिजन नहीं लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है कोलिजन का, ठीक है सर? हाँ बोलो। सर ये रिजल्ट पहले ही आ गया था कि पहले डेरिवेशन आ गया? नहीं, रिजल्ट वाइज तो पीवी एनआरटी सब तो एम्पिरिकल रिजल्ट्स आते हैं, एम्पिरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल तो किया जाता है, लेकिन इसका प्रूफ फिर अच्छे से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिया है। ये फिजिक्स लोगों में को पूरा नहीं पढ़ेंगे मालूम, वहाँ। फिजिक्स में केटीजी है तुम लोग का, तो शायद वो क्यूबिकल कंटेनर वाला डेरिवेशन फिर से करो। सर केपीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा चलो आगे बढ़ो, अब नोट कर लिया सब लोग? हाँ सर नोट कर लिया। चलो इधर देखते हैं। तो इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग को याद रखने। What are the important results? First, PV is equal to nRT, ये तो मालूम ही है। दूसरा फॉर्मूला क्लियर है? अच्छा, एक और, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी सर हम सेकंड इक्वेशन क्यों लर्न करते हैं? क्योंकि आरएमएस तो कांस्टेंट है। आरएमएस कैसे? एक टेम्परेचर पर अलग आरएमएस होता है ना।
हाँ हाँ तब कैसे कांस्टेंट है? नहीं सर वो √3 हाँ, एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट है, वो बोलो। अच्छा एक चीज बताओ, टोटल ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा पूरे मॉलिक्यूल का? ये थर्ड रिजल्ट देखो तो, हाफ m इंटू समेशन v स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? हाँ अरे सर मान लो Yes. है ना, n1 मॉलिक्यूल्स है, v1 v2 vn, तो सबका एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना? ये क्लियर है? और हम लोग ने क्या रिजल्ट डिराइव किया था बताओ तो? हम लोग ने ये रिजल्ट डिराइव किया था, इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, मैं दे रहा हूं, देखो इसको, कांट वी राइट दिस एज 3/2 इंटू पीवी, चेक करो तो लिख सकते हैं कि नहीं डेरिवेशंस में? चेक करो लिख सकते हैं कि नहीं, खोजो कैसे लिखेंगे? सर नीचे वो वॉल्यूम वाला भी है। हाँ, वॉल्यूम इज कंटेनर, ये कंटेनर वाला वॉल्यूम। ये आया सबको कि यही नहीं आया? ये कैसे आया सर? 3/2 पीवी कैसे लिख सकते हैं? हाँ सर आ गया। आया? Yes sir, आपका। मैं कुछ कुछ गैप्स छोड़ता हूं ताकि आप लोग भी दिमाग दोहराते रहो। मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग कंटिन्यूअसली मैथमेटिक्स में चलते रहे, कंटिन्यूअसली सोचते रहो कैसे आ रहा है, डेरिवेशन के रिजल्ट में खोजो। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? तो आपको ये भी याद रखना है, जो रिजल्ट याद रखना है, दिस इज नोन एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सर एवरेज टोटल ना? हाँ टोटल बोलो या एवरेज बोलो, पर मोल करने वाला है ना, पर मोल करूंगा तो एक ही चीज है, ठीक है ना? ध्यान दो, तो एक रिजल्ट याद रखना, एक रिजल्ट आपको याद रखना है, इसको एवरेज ही बोला जाता है, या टोटल बोलो, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो। पर मोल का वैल्यू कितना आएगा? 3/2 RT। याद रखना इसको। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये बता रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर गैस का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज यहाँ पर हम लोग आरएमएस लिए थे ना, आरएमएस में वो एवरेज वैल्यू है ना एन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो है वो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर। काइनेटिक बता रहा है कि गैस हीलियम रखो कि ऑक्सीजन रखो कि नाइट्रोजन रखो, अगर टेम्परेचर सबका 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो सबके 1 मोल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम होगा, मास पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब टेम्परेचर किसी भी पर्टिकुलर गैस का किस चीज को दर्शाता है, किस फिजिकल प्रॉपर्टी को टेम्परेचर बता रहा है? Kinetic टेम्परेचर, energy. हाँ, या काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। तो बेसिकली टेम्परेचर किस फिजिकल एस्पेक्ट का प्रतीक है, या किस फिजिकल प्रॉपर्टी? यस, क्योटिक मोशन। काइनेटिक एनर्जी। यस, क्योटिक मोशन ज्यादा बेटर होगा, क्योटिक मोशन है, या इसको थर्मल मोशन बोलते हैं। सर तो जो स्टार्टिंग में पढ़ा था या अभी तक जो हाँ, पढ़ा है उसका प्रूफ ये है कि ये टेम्परेचर। यस यस, उसका प्रूफ ये है। बेसिकली उसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। देखो बात क्या है ना, ये सब चीज, सबको एक प्रॉपर्टी समझो। प्रॉब्लम क्या है ना, डेफिनेशंस किसी, क्या बोलते हैं, डेफिनेशंस किसी चीज के हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन आपको थोड़ा टेंजिबल नहीं रहता है, तो इंसान को समझ में नहीं आता है क्या है। तो टेम्परेचर का अब थोड़ा तुमको एक डेफिनेशन आया। क्या डेफिनेशन आया? हायर टेम्परेचर का मतलब है वहां पर मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा, रैंडम मोशन या एवरेज स्पीड जिससे मॉलिक्यूल चल रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा होगा। बस प्रेशर का डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में आना है, और ये काइनेटिक थ्योरी बताया है, ये हम लोग को पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी बताया है कि ऐसा हो रहा होगा। सिमिलरली व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल? 3/2 kT।
क्या होगा आंसर बताओ? 3/2 3/2 पर मॉलिक्यूल है तो क्या करेंगे? बाई एन करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर। NaSO by N. And what is T? Sorry, what is R by Na? K. K. And K is known as Boltzmann constant. Boltzmann constant. Boltzmann constant. सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू बता दोगे? कितना होता है देखो तो शायद 1.38 इतना ही। सब लोग एक बार कैलकुलेट कर लो तो मुझे इस 1.38 में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आर का वैल्यू लिखो तो 8.314 याद करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट। हाँ 8.314 बाई Na करो तो उतना ही आएगा। कर लेता हूँ। सर 1.38 ही है। सर 1.38 सही है सर, वही है। हाँ मतलब आपको काइनेटिक थ्योरी ने कुछ कुछ चीजों का इंटरप्रिटेशन दिया। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या? टेम्परेचर से तुम्हारे दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक और चीज अभी यहाँ पर आगे एक चीज रिपीट कर दूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे जाकर पढ़ाई करोगे कि बहुत सारे एनर्जीज होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। कौन कौन सी एनर्जीज किसी को मालूम है? इंटरनल एनर्जी सबका सम। पोटेंशियल तो अलग, पोटेंशियल तो है ही। ये मोशन ही कारण बहुत सारे हैं, बताओ कौन कौन सा? रोटेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल। तो अभी के लिए ये कौन सा दे रहा है? ये ट्रांसलेशनल दे रहा है कि रोटेशनल की वाइब्रेशनल? ये क्या दे रहा है? ट्रांसलेशनल दे रहा है। कभी कभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी दिया जाए तो ये अभी भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि रोटेशनल भी आते हैं, वाइब्रेशनल भी आने चाहिए। लेकिन उसका रीजन जब वो थर्मोडायनेमिक्स में जाऊंगा तो मैं बताऊंगा। बेसिकली एक सर्टेन, लिखूंगा भी नहीं अभी, बस इसको सुन लो। उन एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए टेम्परेचर्स बहुत हाई चाहिए, बहुत हाई। जनरली वो बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ट्रांसलेशनल में ही रहते हैं। तो अगर तुमसे कभी क्वेश्चन आया एवरेज एनर्जी भी पूछ रहा है तो समझ लेना वो ट्रांसलेशनल की ही बात कर रहे हैं। हम लोग एज ऑफ नाउ रोटेशनल और वाइब्रेशनल की एनर्जीज को क्या कर रहे हैं? निगलेक्ट कर रहे हैं। मैं इसीलिए इस चीज को बता रहा हूं बिकॉज तुम्हारे पास सच्चाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं थर्मोडायनेमिक्स में जाऊं तो वहां पर और भी मोशंस आएंगे, बट वो मोशंस हम लोग पढ़ते नहीं है। दे आर वेरी डिफिकल्ट एंड दे गेट एक्टिवेटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। उसका रीजन लीव दैट फॉर थर्मोडायनेमिक्स एज ऑफ नाउ। वो जब आएगा तो वहां एक्सप्लेन करूंगा। सो दीज आर द 5 फॉर्मूले दैट इस क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा। आगे बढ़ूं मैं? एक क्वेश्चन बस सिंपल सा, स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर ले लिया स्क्रीनशॉट। सर हाँ बोलो। सर इसमें टोटल ट्रांसलेशनल के ही NM/2 होगा ना? टोटल ट्रांसलेशन कितना हो जाएगा? NM/2 होगा ना, 1/2 नहीं। अरे टोटल तो ये होगा ना, हाफ। हाँ यही होगा ना, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, ऐसे ही ना। तो ये कर लिया। इसमें n भी मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ तो n तो सबके, अरे उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाफ m इंटू n1v1 स्क्वायर करेगा, n2v2 स्क्वायर करेगा, टू बाई n करेगा तो फिर से वही हो जाएगा ना। RMS इसी को बोलेंगे ना, समझा? हाँ तो वही हो गया ना। तो कर दे मल्टीप्लाई, तो n1v1 स्क्वायर प्लस n2v2 स्क्वायर प्लस nv1 स्क्वायर बाय टोटल मॉलिक्यूल्स करेगा तो इसी को RMS बोल देंगे। तो एक्सप्रेशन तो यही आएगा ना। एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज RMS ना। अच्छा तुम लोग को ये समझ में आया व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ RMS? यस सर। RMS का प्रैक्टिकल यूसेज यही है। अदरवाइज तुम पूछ सकते हो सर, जैसे आता है ना, वही बोला मैंने, बताया भी था उस समय। दिस इज लाइक कि तुम्हारे पास चीजों को करने के लिए मैथ से बस जिसका जो जरूरत, हम लोग एवरेज निकालना होगा कहीं तो हम लोग वहां एवरेज पुट कर देते हैं, कहीं हम लोग RMS निकालना होगा काइनेटिक एनर्जी में तो हम लोग RMS का जरूरत पड़ा तो हम लोग RMS कर दिए। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, आप लोग 10 में 3 किए हो, मीन मीडियन मोड। यस सर। यस सर। सबका प्रैक्टिकल यूसेज ही तो है, सबका प्रैक्टिकल यूसेज है।
मोड क्या देता है बताओ तो, मैं थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ तुम लोग के टेस्ट में। मोड क्या देता है? नंबर ऑफ मोड क्या देता है? नंबर, repetition. जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, है ना? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी। मान लो मैं तुमको एक चीज बोलूं, तुमको मार्क्स निकालना हो किसी क्लास का, तुम एज अ स्टैटिस्टिशियन, मैथमेटिक्स जानते वाला, तुम मोड उठाओगे कि तुम मीन उठाओगे? तुम मीन उठाओगे। एवरेज निकालना हो तुमको, कोई मान लो तुम्हारा, क्या एग्जांपल दो, मान लो तुम रास्ता भूल गए हो, तुमको चाहिए रास्ता, चाहिए तुमको चाहिए कि इस घर से दूरी कितना है, तुम लोगों से पूछना स्टार्ट किए, वहां तुम एवरेज निकालोगे क्या कि तुम कौन से रास्ते को प्रिफर करोगे? जो लोग बोलेंगे वो, जो लोग बोले मोड आएगा वहां पर तुम कौन सा रास्ता लोगे? एवरेज निकालने बैठोगे क्या? सर सबका ये, एक आदमी बोला यहाँ पर 5 किलोमीटर, एक आदमी बोला यहाँ से 10 किलोमीटर, सबका एवरेज मतलब ये, वहां पर तुम मोड उठाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये पूरा प्रैक्टिकल डेफिनेशंस है। तुम लोग पूछते हो ना कि सर क्या इसका मतलब है, फिजिकल समझ में नहीं आया। अरे फिजिकल तो पहले फिजिकल प्रॉब्लम बनाओ, और फिजिकल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स बना दो, यही पूरा है। तो पहले फिजिकलिटी आता है। मान लो घड़ी खराब हो गया, घड़ी सेट करना है, टाइमिंग तुमको नहीं मालूम है, तुम लोगों से पूछोगे तो तुम वो टाइमिंग सेट करोगे जिसको मैक्सिमम लोगों ने बोला, सच्चाई, तुम एवरेज नहीं सेट करोगे। ये फिजिकल, हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, फिजिकल प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन। तो वी ऑल्सो नो व्हाट इज आरएमएस नाउ फ्रॉम प्रैक्टिकल। एंड लास्टली, बहुत भाषण हो गया, एक लास्ट देता हूं, फाइंड द, एक ही प्रॉब्लम के साथ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 16 ग्राम ऑफ CH4 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ क्या होगा आंसर? क्या करूंगा बताओ? 1 मोल का कितना होता है? 1 मोल का, 1 मोल का कितना होता है? 3/2 याद रखना, ये 1 मोल का होता है। अच्छा अच्छा, इसको सॉरी, इसको 32 ग्राम कर लेते हैं। चलिए सर आपने 1 मोल ही दिया ना। हाँ, 32 ग्राम को लेते हैं। बताओ इसका आंसर, इसका भी आंसर 3/2 RT होगा क्या? नहीं, इसका आंसर कितना होगा? 3 इंटू, याद रखना। और एक और चीज, 3R को लेना 8.314 ऐसा यूनिट्स में, T को कितना लोगे? 300। यूनिट भी कितना आएगा? जूल। एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड VRMS ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ लोड नहीं है। देखो गलती कहाँ होता है। सर आपने इस पेज के पहले इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखाया था ना? हाँ, 3RT/m करोगे ना? क्या पुट करोगे बताओ? 3 का वैल्यू तो 3, R का वैल्यू क्या पुट करोगे? 8.31। T कितना पुट करोगे? 300। डिवाइड बाय m कितना पुट करोगे? 16 ग्राम है। वही, यही गलती मत करना। 16 into 10. हाँ, ऐसा यूनिट्स में देखना है, सब छोटी चीजें हैं, बट गलती मत करना, किलोग्राम। तब जो आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड। ये गलती मत करना, इसमें गलती हो जाता है। सबको क्लियर है बातें यहाँ तक? आपने क्या इसमें गलती हो सकती है? ये वाला लास्ट में लोग सब 16 into 10⁻³ नहीं करते हैं, सिंपल 16 कर देते हैं। अरे 16 तो ग्राम पर मोल है ना, यूनिट को किस में रखना है? SI यूनिट्स में रखना है ना। SI में रखने के लिए क्या करोगे? किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, तब मीटर पर सेकंड आएगा। टेक केयर ऑफ यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये मैक्सवेल के इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं? हाँ, डायरेक्ट आते हैं। हाँ, यस यस, डायरेक्ट आएगा। अब हम लोग, मैं आज होमवर्क दूंगा, डायरेक्ट आएगा। 3RT/2, फाइंड द RMS स्पीड, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सर आप बुकलेट से दोगे? हाँ, बुकलेट से दोगे। तो रखे फिर आज के लिए। कल क्या करना है? डिस्कशन करेंगे, डाउट्स करेंगे? सर डाउट्स कर कंटिन्यू सर, वरना कंटिन्यू कर लो, कंटिन्यू कर लो लेंगे सर। कंटिन्यू कर लें? हाँ सर, ठीक है। यस सर। लेकिन एक दिन आप लोग को दे रहा हूँ, एक दिन और, वेडनेसडे हम लोग डाउट्स ही करेंगे। सर ठीक है, डाउट्स मतलब वो गैसियस स्टेट का जो आपने लास्ट वीक होमवर्क दिया था वो यस ना? यस यस यस, हाँ, प्रीवियस वन, फर्स्ट वाला। आज जो दूंगा लोग कर लो, और जिनका हो चुका है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है प्रीवियस वाले जरूर खत्म करिए। एंड यस, इस वीक बहुत सारे होमवर्क मिलने वाले हैं, बिकॉज लास्ट वीक